चले, अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टिंग के बारे में बात करेंगे। सर डायरेक्टिंग के बारे में वैसे हम लोग कल पढ़ चुके थे, तो ये डायरेक्टिंग का आपका सेशन नंबर 2 है। पहली बात तो सर डायरेक्टिंग की डेफिनेशन क्या थी? डायरेक्टिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ, हम ये लिख चुके थे, डायरेक्टिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग, गाइडिंग, motivating and leading employees at work to ensure at work employees at work, अगर अपन लेके चले to ensure they work to the best of their abilities, to the best of their abilities for the achievement of organizational goal, ये अपन पढ़ चुके। सर आप और क्या बताना चाहते हो कि अपन और क्या पढ़ चुके थे? तो हम पढ़ चुके थे डायरेक्टिंग 4 पार्ट में। डायरेक्टिंग का पहला पार्ट क्या था? सुपरविजन। अगर मैं बात करूं तो दिस इज सुपरविजन। फिर आपके पास क्या था अगर मैं बात करूं तो मोटिवेशन। देन अगर अपन बात करें तो थर्ड पार्ट क्या था आपके पास? लीडरशिप। एंड द फोर्थ पार्ट इज नोन एज कम्युनिकेशन। तो दिस इज डायरेक्टिंग। अगर कोई आपसे पूछे डायरेक्टिंग का फॉर्मूला क्या है, तो डायरेक्टिंग इन 4 पार्ट में डिवाइडेड, ठीक है ना सर। इसमें अगर अपन इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, के बारे में बात करें तो कल अपन ने पढ़ा था IIM में BC। इसका फुल फॉर्म लिखो जरा, IIM में BC का। यहाँ पे आपका I से था क्या? इनिशिएट एक्शन। तो अगर कोई भी काम शुरू कराना है तो क्या उसके लिए डायरेक्टिंग चाहिए? यस। मैंने आपको बताया था जब तक टीम इंडिया का कैप्टन नहीं आएगा, भले पूरी टीम ग्राउंड पे आ चुकी हो, तब तक भी वो टीम कुछ नहीं कर पाएगी until and unless they receive instruction from their captain। अगर मैं बात करूं इंटीग्रेटिंग एम्प्लॉय एफर्ट्स, तो क्या आपके एम्प्लॉय अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं? चाहे कुछ प्रोडक्शन में है, कुछ परचेज में है, कुछ मार्केटिंग में है। सब कुछ प्रोडक्शन में है, कुछ परचेज में है, कुछ मार्केटिंग में है, कुछ सेल्स में है। तो क्या इन सबके एफर्ट्स को मिला के ही कंपनी चल सकती है क्या? यस। अगर मैं बात करूं इंडियन मिलिट्री की, तो मुझे एक बात बताओ, अगर आप किसी वॉर जोन में हो तो क्या सिर्फ एयरफोर्स उस वॉर को जीत सकती है? द आंसर इज नो। क्या सर सिर्फ अगर अपन बात करें वाटर फोर्स के थ्रू या नेवी के थ्रू अपन उस जंग को जीत सकते हैं? नो। तो वहां पे जो जनरल एडमिरल होते हैं वो करते क्या है? एयरफोर्स, नेवी और जो आपकी जो ग्राउंड मिलिट्री होती है, क्या इनके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करके उस चीज को जीतते हैं? यस। इसको बोलते हैं इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट्स। सर एम से क्या था? मीन्स ऑफ मोटिवेशन। मीन्स ऑफ क्या? मोटिवेशन। सर इसके साथ कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में ड्यू टू प्रॉपर गाइडिंग एंड प्रॉपर लीडरशिप आपको ये भी इंश्योर करना पड़ता है, बी से था वैसे, लीडरशिप के थ्रू आपको इंश्योर करना पड़ता है बैलेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। क्या इंश्योर करना पड़ता है? बैलेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू फैसिलिटेट द चेंज। कोई भी नया चेंज लेके आ रहे हो, कोई भी बड़ा चेंज लेके आ रहे हो, आपको प्रॉपर लेवल की क्या चाहिए? डायरेक्टिंग। आपको प्रॉपर लेवल की क्या चाहिए? डायरेक्टिंग। तो सर सुपरविजन की डेफिनेशन में से अपन लिख चुके थे, इट रिफर्स टू ओवरव्यूइंग एंड मॉनिटरिंग द पीपल एट वर्क। ओवरव्यूइंग एंड मॉनिटरिंग द पीपल एट वर्क, ठीक है। तो सर सुपरविजन के बारे में पढ़ चुके थे हम लोग। अगर अपन मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन के बारे में अपन डेफिनेशन लिख चुके थे कि मोटिवेशन का मतलब था इट रेफर्स टू इंस्पायरिंग, गाइडिंग, इंड्यूसिंग। ये कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंड्यूसिंग एंड स्टिम्युलेटिंग the employees to
to work to the best of their efficiency, to the best of their efficiency for the achievement of organizational goal, for the achievement of organizational goal. तो सर एक बात ध्यान रखना, मोटिवेशन कैन बी, अगर अपन बात करें, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। मोटिवेशन एक प्रकार से साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है, मतलब वो कहीं दिखता नहीं है, आपको कोई बैठे बैठे मोटिवेट करके चला जाता है अपनी स्टोरी सुना के। कभी कभी आप कोई मूवी देख के आते हो, सामने वाला आपसे कोई बात भी नहीं कर रहा, तो भी क्या मोटिवेट हो जाते हो? यस। तो सर मोटिवेशन जो है वो क्या है? साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है। मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, ठीक है ना। मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, क्योंकि अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग लेवल का क्या रहता है मोटिवेशन और रीजन। पहले यहां तक समझ में आ गया हो कि कल तक का पार्ट था, अब इसके आगे चले। तो मोटिवेशन के बारे में अपन कल यहां तक का तो पढ़ चुके थे सर। अब ये जो मास्लो नीड ऑफ हायरार्की, जो पर्टिकुलर मास्लो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बहुत प्यारी बातें बताई, और वो प्यारी बातें हम समझेंगे भी। इन्होंने बोला यार देखो, मोटिवेशन के अलग अलग लेवल होते हैं, मोटिवेशन के अलग अलग क्या होते हैं लेवल। अब वो क्या क्या लेवल होते हैं, तो इन्होंने पहले बता दिया यहाँ पे आपको कि पहला लेवल होता है फिजियोलॉजिकल लेवल। फिजियोलॉजिकल अगर मैं बोलूं, यहाँ आप उसको जो भी स्पेल करो, फिजियोलॉजिकल लेवल। अब यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कि भाई ये होता है बेसिक नीड्स। यहाँ पे फिजियोलॉजिकल लेवल में क्या होती है? बेसिक नीड्स। अब वो बेसिक नीड्स का मतलब क्या होता है? फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, एजुकेशन। तो इन्होंने बोला यार कौन सा एम्प्लॉय किस लेवल पे वर्क कर रहा है, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि उसको क्या मोटिवेट करेगा। अब एक अगर लो लेवल का वर्कर है, मतलब लेबर टाइप का वर्कर है, तो उसको अगर आपको मोटिवेट करना हो और आपने उससे बहुत प्यार से बात करी कि भाई तू तो अपना भाई है, तू तो तेरे लिए जान दे देंगे, तेरे को हम आगे प्रमोशन देंगे, उसको बोला रात को 1 बजे तक काम कर, बिल्कुल नहीं करे। उसको सीधे बोलो कि रात को खाना फ्री है, अगर 10 बजे तक रुकेगा तो क्या वो रात की खाने के लिए काम करेगा? सीधी बात, क्योंकि वो लो लेवल का वर्क है। उसको क्या चाहिए? उसको आपसे प्यार मोहब्बत नहीं चाहिए, उसको सीधी बात है पैसा कितना ऊपर दोगे। मम्मी अपनी अगर मेड से बहुत प्यार से बात करेगी और मम्मी को लगता है कि काम कर देगी, ऐसा नहीं होता। मैं मम्मी को बोलता हूँ सीधे बोलो 100 रुपए एक्स्ट्रा देंगे, ये काम कर दे, 1 मिनट में चुपचाप कर दे। इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा कि वो जिस लेवल पे एम्प्लॉय है, उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हुई कि नहीं हुई। अगर एक बहुत लो लेवल का एम्प्लॉय है, तो उसको आपकी प्यार मोहब्बत और अच्छी बातचीत से फर्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ और सिर्फ अच्छा पैसा या रहने के लिए जगह या उसके बच्चों के लिए एजुकेशन है। अगर आप ये दे पा रहे हो, अगर आपको डायरेक्ट सैलरी मोटिवेटेड मोटिव दे पा रहे हो, तो वो मोटिवेटेड रहते हैं। नॉर्मली लेबर्स को क्या चाहिए? लेबर्स को सोशल नीड चाहिए क्या? जहाँ पे हम जा रहे हैं वहां बस तैयार हो, हमारे ऐसा करें नहीं। लेबर को चाहिए जहाँ पे हमको सैलरी ज्यादा मिलेगी, हम काम करेंगे, क्योंकि उससे उनकी बेसिक नेसेसिटी पूरी होती है। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब आप किसी को भी मोटिवेट करने की कोशिश करते हो, तो आप ये चेक करो कि वो कौन से लेवल पे है। अगर बहुत लो लेवल ऑफ लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं या सुपरवाइजर्स हैं, तो उनका एक लेवल का मोटिवेशन, सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है कि आप उनकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी कर दो, फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी कर दो। सर सेकंड लेवल की नीड्स आती है, जैसे सेफ्टी नीड्स। मैं थोड़ा सा साथ में लेके चलता हूँ तो तुमको समझ में आएगा कि सेकंड लेवल की जो नीड्स आती हैं आपके पास क्या आती हैं? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। अब यहाँ पे क्या होता है, लेबर के जो ऊपर लेवल के वर्कर होते हैं, जैसे सुपरवाइजर हो गए, अगर मैं बात करूं तो जो सुपरवाइजर हो गए या लाइन मैनेजर्स हो गए, इनको क्या चाहिए? क्योंकि हमको ये पता है चलो जॉब अच्छा है, हमको सैलरी वैलरी तो मिल रही है, क्या ये जॉब सिक्योर्ड है? ऐसा तो नहीं कि मुझे आज तो जॉब दे रहे हैं कल निकाल देंगे। क्या मेरे पास कोई सेफ्टी है कि मेरे को इस जॉब में निकालेंगे नहीं, या मैं इस जॉब में परमानेंट हूँ? पहली बात। क्या मेरे रिटायरमेंट के बाद की कोई सेफ्टी है, या कोई प्रोविडेंट फंड की कोई स्कीम है कि आपको रिटायरमेंट के बाद भी कंपनी इतना देती रहेगी, या आपकी सैलरी का इतना पार्ट बाद में आपको मिलता रहेगा एक पार्ट कट के? तो यहाँ पे आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। तो जो छोटे लेवल ऑफ वर्कर से थोड़े से ऊपर लेवल पे आते हैं, उनको चाहिए रहता है कि देखो वो क्या बोल रहे हैं, वंस द प्रेजेंट डे फिजियोलॉजिकल नीड्स आर फुलफिल्ड, देन पीपल स्टार्टिंग अबाउट देयर फ्यूचर, अबाउट देयर
and they want to secure their future by making sure that the future they also continue to satisfy their physiological needs. इसका मतलब क्या? सेफ्टी नीड्स का मतलब कि जॉब सेफ है। बहुत बार क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज में आप विश्वास मानिए, जब आपका प्लेसमेंट होता है तो आप बहुत सारी कंपनीज को छोड़ देते हैं, क्योंकि वहां पे आपकी अगर मैं बात करूं तो फिजियोलॉजिकल नीड्स जो होती है वो पूरी नहीं होती है। अगर अपन बात करें, एक सेकंड, अपन कौन से पेज, चले ठीक है क्या? तो जहाँ पे आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी नहीं होती हैं, वहां पे आप उस कंपनी को छोड़ देते। अब आप देखो, यहाँ पे सेफ्टी का मतलब क्या आ गया? एक तो फिजिकल सिक्योरिटी, मतलब आप जो काम कर रहे हो वो सेफ है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कोई काम ही ऐसा है कोयले की खदान में जहाँ पे रोज मरने का डर है, ऐसे में कि नहीं आया, या कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई फायर लग सकती है, कुछ ऐसा है जहाँ पे आपकी सेफ्टी नहीं है फिजिकल। सेकेंड इज व्हाट? इकोनॉमिक सिक्योरिटी, कि मेरे को इतनी पे मिले या मेरी पे में से कुछ ना कुछ पार्ट ईपीएफ में कटता रहे। ईपीएफ मतलब क्या होता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो आपको आपके जॉब के बाद भी एक पर्टिकुलर पैसा मिलता रहे, आपकी जॉब सेफ हो, आपको कोई निकाल ना सके, ऐसी कंपनी में बहुत लोग जाते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आपसे, तो इस लेवल पे लोग टीसीएस में जाना पसंद करते हैं एज कंपेयर टू विप्रो। अब इसका मतलब क्या? सर टीसीएस में एक बात बोली जाती है यार, यहाँ पे ना कंपनी कभी किसी को निकालती नहीं। कंपनी में एक बार आप टीसीएस में आ गए तो आपका सैलरी इंक्रीमेंट ज्यादा होगा या कम होगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कंपनी कभी आपको फायर नहीं करती। कंपनी बड़ी है, कंपनी एम्प्लॉयज के लिए सोचती है, कंपनी एम्प्लॉयज को हाउस भी देती है, इनके फ्यूचर का प्लान करती है, इनके बच्चों के लिए भी जॉब रखती है। अगर ऐसी कोई कंपनी है तो लोग उसमें जाना चाहेंगे एज कंपेयर टू विप्रो, भले विप्रो क्यों ना हाई सैलरी भी दे रहा हो। सर अगर विप्रो हाई सैलरी भी देता रहता है तो भी बहुत लोगों को लगता है यार ये कंपनी निकाल देगी कभी। एक कंपनी बड़ी बदनाम कंपनी, हाई पैकेज देती है, वो होती है बजाज फिनसर्व। अब इस कंपनी में अगर आप थोड़ा सा मतलब 22 साल के अंदर चले जाओ तो ये कंपनी आपको दे देगी करीबन 15-20 लाख का पैकेज नॉर्मल इंडिविजुअल को। लेकिन यहाँ पे है कि अगर आपने काम नहीं किया तो आपको 1 साल के अंदर निकाल दो। अब यहाँ पे सेफ्टी ऑफ जॉब नहीं, तो बहुत लोग बोलते थे बजाज फिनसर्व देखो जॉब तो अच्छा देगी, पैकेज अच्छा देगी, बट कभी भी तेको निकाल सकती है, जहां तू काम नहीं कर पाया वहां तू आउट है। तो यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉइज डिस्पाइट ऑफ दी हाई पैकेज बजाज फिनसर्व ज्वाइन नहीं करते, क्योंकि उनको पता है अगर हमारे टारगेट मीट नहीं हुए तो हमको निकाल देंगे। लेकिन क्या लोग एलआईसी ज्वाइन करते हैं? हाँ, बड़ी खुशी से। बोले ठीक है एलआईसी में तो कुछ नहीं, ज्वाइन कर लिया तो कभी कोई निकालेगा नहीं, गवर्नमेंट कंपनी, आपकी जॉब क्या है? सेफ और सिक्योर। सर एक बार ये सेफ्टी वेफ्टी नीड्स खत्म हो जाती है, तब आती है बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसको बोलते हैं सोशल नीड्स, या मैं बोलूं अफिलिएशन नीड्स। सर यहाँ पे जिसका बहुत बेसिक मतलब होता है ना सोशल नीड्स का, वो मतलब ही होता है टू लव एंड गेट लव फ्रॉम अदर्स, गेट लव और एक्सेप्टेंस फ्रॉम अदर्स। इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं लोग इसलिए आपके साथ काम करते हैं, इसलिए कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि वहां पे उनका जो सोशल नीड है, जो ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट, वो उनको अच्छा लगा है। जो उनके सुपीरियर्स हैं, जो बोलते हैं ना ओवरऑल, अगर मैं आपके लेवल में बोलूँ तो माहौल अच्छा है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, कि वहां पे लोग अच्छे हैं, पॉलिटिक्स कम रहता है, आसपास की बातचीत हो जाती है। आप चेक करो बहुत सारे जो स्कूल की टीचर्स होती है, आप चेक करो वो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते, मतलब उनको कोई छोटे मोटे जॉब की जरूरत ही नहीं, मतलब स्कूल की। फिर वो जॉब क्यों करती है? आपकी जो मदर हो गई, पापा तो अच्छा खासा कमा रहे हैं, इतना पैसा आ रहा है कि यही संभाल नहीं पा रहे हैं, तो मम्मी फिर जॉब क्यों कर? तो हमें मम्मी को क्या अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी करनी है क्या? रोटी कपड़ा मकान मिल जाए? नहीं। मम्मी को सेफ्टी नीड पूरी करनी है, अब गलती से मैं अलग हो गई पति से तो क्या होगा, या मेरे बच्चों को क्या होगा? नहीं, उनको पता है कि सब सेफ चल रहा है, फिर मम्मी को जॉब क्यों करनी? सर मम्मी को अपनी सोशल नीड्स पूरी करनी है, कि जब वो घर से निकल के कहीं बाहर जाती हैं तो 4 लोगों से मिलती है, बातचीत होती है, दिन कट जाता है, अफिलिएशन मिलता है, एक्सेप्टेंस मिलती है, थोड़ा सा माइंड सेटिस्फाई होता है। तो यहाँ पे आपकी कौन सी नीड आती है? सोशल नीड्स। यहाँ पे गेट टूगेदर्स, जो बोला ना फॉर्मल इनफॉर्मल गेट टूगेदर्स, तो मम्मी अपनी सोशल नीड्स को पूरी करने जाती है। अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हो, सबसे पहले आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स के बारे में बताऊं तो सर कोर्स पूरा हो जाए, ठीक है ना। सेफ्टी नीड्स के बारे में रिवाइज भी करा देना, पेपर भी करा देना, एंड टाइम हाथ मत छोड़ना। सर इसके बाद तीसरा लेवल आता है सोशल नीड, कौन कौन जा रहा है,
क्या मेरा दोस्त जा रहे हैं क्या, वो कहाँ पे जा रही है, चल फिर अपन भी वहीं पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपकी कौन सी नीड आ रही है, सोशल नीड्स, कि दोस्त होने चाहिए, माहौल होना चाहिए। यहाँ पे आपकी क्या आती है, सोशल नीड्स। अगर अपन किसी कंपनी के बारे में बात करें तो यार ये ना, मतलब आप सोचो 25-30 साल तक जो आपका एक एवरेज जो है ना 8-10 लाख तक का पैकेज रहता है या 12 लाख का पैकेज होता है, तब तक सोशल नीड्स चलती हैं। इसके बाद जब आपके अंदर थोड़ी सी मैच्योरिटी आती है, यहाँ एक लेवल के बाद आपको चाहिए रहती है एस्टीम नीड्स। सर आप सीख क्या रहे हो, आज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन देखती हैं, मैं आपको एक बताऊंगा। एक यहीं पे अपनी कंपनी है टास्कस। अब ये टास्कस क्या करती है, नए नए यंगस्टर्स को हायर करती है, 15-20 हजार की सैलरी पे 8-8 घंटे उनसे काम कराती है, और लोग काम करते हैं वहां पे। सर बताऊं क्यों, वहां पे कंपनी ने क्या मस्त कैफे टाइप का माहौल बना कर, नीचे सोशल है और ऊपर कंपनी के अंदर आपको जो कैफे जो मस्ती करनी है बैठो, सबको लैपटॉप देख रखे हैं, काम भी करते जाओ, मस्ती भी करते जाओ, बातचीत करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी काम इनसे बिल्कुल एकदम रद्दी वाला कर। बट लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है, इसको पता है सब एम्प्लॉय है ना, इनको 10,000 रुपए सैलरी भी दूंगा ना तो भी आते रहेंगे। क्यों आते रहेंगे, क्योंकि इनकी यहाँ पे क्या पूरी हो रही है, सोशल, लोगों से मिल पा रहे हैं, मजा आ रहा है, गेट टूगेदर कर पा रहे हैं, पार्टी कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे इनकी क्या पूरी हो रही है, सोशल नीड्स। तो सर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को समझ में आना चाहिए कि क्या वो अपनी एम्प्लॉइज की सोशल नीड्स पूरी कर पा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे एग्जांपल में बात करूं तो ये जो आपकी थोड़ी सी यूरोप लेवल कंट्रीज होती है, अगर आप पर्टिकुलरली अगर मैं यूरोप के आसपास बात करूं, जापान जैसी कंट्री में हो, तो जापान में कोई इंडियन जाए ना तो फंसी जाए। जापान वाले क्या बहुत वर्क ओरिएंटेड होते हैं, मतलब क्या, अगर आप और आपके पास में एक बंदा काम कर रहा है तो आप 8 घंटे साथ बैठ जाओ, आपसे बात तक नहीं करेगा, हाय हेलो भी नहीं करेगा, उसका काम है तू अपना काम कर, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, तू मेरे बीच में क्यों आ रहा है, मैं तेरे बीच में क्यों। अब यहाँ पे क्या होता है ना, महक जैसे बच्चों की सोशल नीड्स पूरी नहीं होती, क्योंकि ये लोग कोचिंग इसलिए दोनों ज्वाइन करते हैं कि पढ़ाया अच्छा जाए, ये जानते सर माहौल होना चाहिए बढ़िया मस्ती होता है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। चले, तो यहाँ पे क्या होता है, सोशल नीड्स। अब अगर अपन नेक्स्ट लेवल के लेके चले, तो जब आप एक लेवल ऊपर पड़ जाते हैं तो यहाँ पे अब आपको पावर चाहिए, पोस्ट चाहिए, आपका ईगो सेटिस्फाई होना चाहिए, आपके अंडर में लोग आने चाहिए। तो सर आप खुद सोचो, आपके जो स्कूल का प्रिंसिपल है या किसी कंपनी का एमडी है, तो उसको क्या अपनी सोशल नीड्स पूरी करनी है क्या, नहीं, वो ऑफिस जाते हैं किस चीज के लिए, क्योंकि उसको पोस्ट देनी। अब आपको समझना पड़ेगा, जो एम्प्लॉय 4-5 साल से काम कर चुका है, जिसकी ऑलरेडी 15-20 लाख की सैलरी है, अगर उसको बोलोगे ना ऐसा करना, रात को एक्स्ट्रा काम कर लेना, खाना फ्री दे देंगे, तो बोलेगा ऐसा करना पूरी को खाना मैं फ्री दे दूंगा, तुम लोग आ जाना मेरे घर, निकल रहा हूँ। क्या उसको आप ऐसे मोटिवेट कर सकते हो क्या, नहीं। अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल समझो कि जो एमडी लेवल का बंदा है, जो एक अच्छे लेवल अच्छी सैलरी ड्राइव कर चुका है, उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो चुकी है, उसकी सेफ्टी नीड्स पूरी हो चुकी है, वो खुद इतना सिक्योर कर चुका है तो उनको आपकी जॉब की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। उसकी सोशल नीड्स भी पूरी हो चुकी है, उसका खुद का एक फ्रेंड सर्कल है। अब उसको फ्रेंड सर्कल से ज्यादा आप क्या चाहिए, आपकी कंपनी में क्यों रहे, पोस्ट चाहिए, प्रमोशन चाहिए, पावर चाहिए, पावर टू टेक द डिसीजन चाहिए, गेटिंग इट। तो इस लेवल के बाद अगर टॉप लेवल के जितने भी एम्प्लॉइज हैं, तो उनको क्या चाहिए, पावर, पोस्ट, रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट। तो अगर आपको उस लेवल पे किसी एम्प्लॉय को रखना है, जैसे मैं एग्जांपल बात करूं तो बहुत रिसेंट सी बात है, हमारी स्कूल के हमारे कॉलेज के जो वाइस प्रिंसिपल थे, अब वो वाइस प्रिंसिपल को हमारे कॉलेज में सैलरी मिल रही थी लेट्स से 75,000, ठीक है, मस्त बढ़िया, रेनेसा कॉलेज में। अब उनको किसी दूसरे कॉलेज से ऑफर आ गया 70,000, बट वो बोल रहे थे आप ही प्रिंसिपल रहो, मतलब कॉलेज के प्रिंसिपल आप रहो। उन्होंने पहली फुर्सत में यहाँ की 75,000 की जॉब छोड़ी और 70,000 की जॉब ले ली। सर 5,000 उन्होंने खो दिए। मैंने बोला उन्होंने क्या किया, उनको 70,000 कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उनको ये फर्क पड़ रहा था कि मैं इतने साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरे को हर चीज के लिए प्रिंसिपल से बात करनी पड़ रही है, पूछना पड़ रहा है, ना हो पाएगा। तो उनको क्या चाहिए था, पावर चाहिए, उनको क्या चाहिए था, पोस्ट चाहिए थी। तो सर क्या एक लेवल के बाद बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में बहुत सारे लोग जॉब छोड़ते हैं, क्योंकि वहां पे उनकी क्या सेटिस्फाई नहीं हो पाती है, एस्टीम। सर मैं को बहुत सारे जॉब क्यों छोड़ देता हूँ, क्योंकि क्या है ना, मैं बहुत प्रैक्टिकली बात करूँ तो प्रॉब्लम की बात ये थी, लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, हम तो हमेशा से इस वाली नीड पे वर्क करते हैं जो इंसान को, मतलब फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ कोचिंग, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सर ये वैसे लोग आते हैं इस नीड के ऊपर मोटिवेट होने के बाद जब वो 40-50 साल क्रॉस कर जाते हैं। अभी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का मतलब क्या, यहाँ पे इस नीड का प्रैक्टिकली मतलब होता है, अगर बहुत प्रैक्टिकली बताऊं तो
आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? मैं इस जीवन में करना क्या चाहता हूं? मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? क्या इस जॉब में रह के मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो रहा है? अब देखो यहाँ पे क्या होता है, सेल्फ फुलफिलमेंट चाहिए, अचीवमेंट ऑफ गोल चाहिए, ऐसे में कि नहीं है, खुद की ग्रोथ चाहिए। हमको नहीं चाहिए प्रमोशन, हमको किसी पे ऑर्डर नहीं चलाना। एक लेवल के बाद आने के बाद आपको नहीं चाहिए रहती पोस्ट, आपको नहीं चाहिए रहता पावर, आपको नहीं चाहिए रहता पैसा, आपको चाहिए रहता है कि क्या मैं अपनी लाइफ का पर्पस पूरा कर पा रहा हूँ। अगर अभी आप बात करोगे ना किससे, बिल गेट्स से या वॉरेन बफेट से, तो ये जाके बताऊं क्या कर रहा है, मतलब एक टाइम पे क्या अप्रोक्स, अगर मैं 2005 से लेकर 2015 तक की बात करूं, तो ये वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन था। मतलब 1-2 साल नहीं, 10 साल तक का वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन। अब जाके स्कूलों में पढ़ा रहा है, टीचर। इसने अपनी सारी वेल्थ डोनेट कर दी, क्योंकि इसको लगता है पर्पस ऑफ लाइफ लोगों को एस्पायर करना है, लोगों को नॉलेज देना है, बच्चों के बीच में रहना है। तो इसके वो इच्छा कि मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूँ। तो इसने बहुत सारी वेल्थ, बहुत सारे बच्चे जो हैंडीकैप थे उनके नाम पे रख दी, बहुत सारी वेल्थ इस पे कर दी। तो सर यहाँ पे आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जहां पे आप किसी एम्प्लॉय को तभी रिटेन कर सकते हो जब आप उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पूरी कर पाओ। सर वो कैसे पूरी करते हैं? इसमें क्या होता है ना, जो टॉप लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं ना, सीईओ लेवल के, तो आपको पता ही नहीं है टॉप टॉप कंपनीज में सीईओ लेवल पे सैलरी होती है 70 करोड़, 80 करोड़ पर ईयर। अब ऐसे एम्प्लॉयज को जिनको 70 करोड़, 80 करोड़ मिल रहे हैं, वो ऑलरेडी बहुत कमा चुके हैं, उनके बच्चों का फ्यूचर सेफ है, उनको सब कुछ सेफ है, उनको आपकी जॉब से कोई मतलब नहीं। वो आपकी पूरी कंपनी को चला रहे हैं अपने प्लान्स के थ्रू, अपने माइंड के थ्रू, अपनी एनर्जी के थ्रू। और वो सीईओ है, मतलब उनकी वो आपसे भी ज्यादा क्या है, स्मार्ट। अब ऐसे लोगों को अगर आपको रिटेन रखना है, तो इनसे पूछते भाई क्या चाहिए देखो। वो बोल रहा है मैं चाहता हूं कि कंपनी अपनी तरफ से एक अलग से ब्लाइंड स्कूल खोल ले, या मैं चाहता हूं कि अपन एक नया प्रोजेक्ट लेके आए जिसमें अपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करें। अब कंपनी बोलती है यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हमारा वो एरिया ही नहीं, बोले नहीं मेरी इच्छा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कुछ हो। तो कंपनी इनके नाम पे बहुत बार 20-20, 25-25, 50-50 करोड़ के प्रोजेक्ट चालू कर दी। बोले ठीक है करो, क्योंकि कंपनी को पता है कि ये उस लेवल का बनता है कि अगर ये जाएगा तो उस दिन कंपनी के शेयर 500-1000 करोड़ से गिर जाए। तो आपको समझ में आना चाहिए कौन सा एम्प्लॉय की कौन सी नीड है। तो ये मास्लो की थ्योरी बहुत फेमस है। अगर मैं आपसे बात करूं, जो भी अपन ने पढ़ा, तो देखो कि हमने पढ़ा फिजियोलॉजिकल नीड्स मतलब क्या, फूड क्लॉथिंग शेल्टर। सेफ्टी नीड्स का क्या पढ़ा, फिजिकल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। सोशल नीड्स में क्या पढ़ा, लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप। सर एस्टीम नीड्स मतलब क्या, मेंटेनिंग अ स्टेटस इन सोसाइटी। इवन इसमें तो कंपनी करती बहुत बड़ा, आपको जॉब के साथ बीएमडब्ल्यू देती। लो, आपकी एसक्यू नीड्स पूरी हो रही है ना। अब आप कंपनी आपको रातों 11 तक भी काम करा रही है ना, तो क्योंकि आपको बीएमडब्ल्यू देके रखी और आपके दोस्तों के सामने एक बार आप बीएमडब्ल्यू में पहुंच चुके हो, सोसाइटी में पहुंच चुके हो, अब तुम बीएमडब्ल्यू छोड़ नहीं सकते। अब कंपनी तुमको कैसा भी काम कराए, क्योंकि तुमको बीएमडब्ल्यू मेंटेन करनी है, तो कंपनी के साथ तो रहना पड़ेगा। तो वहां पे उसने आपको क्या दिया, बहुत बड़े बड़े पैकेजेस दे देंगे, हाई पार्टी एंट्रेंस के कार्ड दे देंगे, तो उससे कुछ नहीं करती, आपको फंसा लेती। खैर देखो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का मतलब क्या होता है, अचीवमेंट ऑफ व्हाट, गोल, एंड अचीवमेंट ऑफ व्हाट, सेल्फ एस्पिरेशन। तो अभी मैं इससे इतना एग्जांपल बता रहा था, बहुत सारे लोग सीधे इस पे कहाँ पे काम करते हैं मैं बताऊं, इवन आज तुम में से बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हो वैसे फिजियोलॉजिकल नीड्स से स्टार्ट नहीं करते, आप लोग शुरू करते हो सोशल नीड्स से। बट अगर मैं पर्टिकुलरली मेरा केस बताऊं, हम तो स्टार्टिंग से सिर्फ इन दो चीज पे वो करते हैं, एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। बहुत सारी जॉब छोड़ी और स्टार्टिंग से 22 साल से कोचिंग क्यों शुरू करी, मेरे को क्या करना है। हाँ, नहीं पैसा कमाने की बात नहीं थी, पैसा कमाने की बात नहीं, पैसा कमा लेंगे किसी भी तरीके से। मेरा पर्पस क्या है, मुझे क्या करना, मुझे किस बात में खुशी मिलती, गेटिंग इट। तो वो बात होगी। बहुत सारे कॉलेज की जॉब यूं ही छोड़ देते हैं, क्यों, नहीं मजा आता, नहीं करना, किसी के अंडर में नहीं बात करनी, किसी ने उल्टा बोलता नहीं करना, पूजा बोले। यहाँ पे हमारी क्या नहीं पूरी होती, एस्टीम नीड्स। किसी ने बीच में कुछ बोला, पूछा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, आया समझ में कि नहीं है। तो यहाँ पे आपकी मतलब स्टार्टिंग से अगर मैं बात करूँ, ये तो अभी बहुत अच्छी एज में आ गया हूँ, जब कोचिंग पे 2 बच्चे भी थे ना, तो तीसरा बच्चा अगर मजूरी करता था बढ़िया से, क्योंकि तू मेरी क्या सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, एस्टीम नीड्स। अगर कोई यहाँ पे आके मेरे को कुछ बोल के चला जाए, तो फिर मेरी एस्टीम नीड्स का फुलफिल होगी। चीज समझ में आ रही है? तो आप क्यों वर्क करते हो, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। खैर, तो सर ये अगर कोई पढ़ ले, तो क्या वो अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन ढंग से चला सकता है? हाँ। इसका मतलब कोई एस्टीम नीड्स वाले को अगर तुम पैकेज बढ़ा के बोल रहे हो, तो काम नहीं होगा। और कोई फिजियोलॉजिकल नीड्स को बोलते हैं चल तेरे को क्या करना है, तो कर अपनी जिंदगी की, बोले मेरे को पैसा दे दे, मेरे लिए वही काम करे, ठीक है ना। तो सर क्या आपके पास क्या हो गया,
मोटिवेशन का पहला पार्ट। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट आपके पास होता है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। इस पे 100% केस स्टडीज आती है। अगर मैं बात करूं तो इस पे केस स्टडीज आती हैं और छोटी से लेकर बड़ी केस स्टडीज आती हैं। तो सर एक होते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, मतलब पैसा बढ़ाओ और काम करो। एक होते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, जहाँ पे आपको पोस्ट देना हो गया, प्रमोशन देना हो गया, ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट हो गया, ये सब चीजें काम करती हैं। अभी देखो इसमें पहला कौन सा है, पे एंड अलाउंस। सीधी बात है, आप एम्प्लॉय की सैलरी हर साल बढ़ाते जाओ, देखो पे हाइक्स देते जाओ, उसको अलाउंसेस देते जाओ, उसको फूड कूपन देते जाओ, काम करता रहेगा एम्प्लॉय मोटिवेटेडली। सेकंड चीज तुम्हारे पास क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे किसी फैकल्टी को बोलता हूँ चल एक बैच तू और मैं मिलकर शुरू कर, 50-50, तेरा भी 50 मेरा भी 50, या बहुत बड़ी कंपनी बोलते हैं कि पूरी कंपनी में आपका 10% शेयर्स, 10% की इक्विटी हम आपको दे देते हैं, तो क्या ये एम्प्लॉय के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है? हाँ। इसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब क्या, मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप किसी भी कटिंग दुकान पे भी जाओगे ना, तो वहां पे भी मोटिवेशन होता है। अब कटिंग के दुकान वालों के पास जो आपके एक्चुअल लेबर्स होते हैं ना, वहां पे क्या होता है, देख भाई तेरी फिक्स सैलरी रहेगी 10,000 प्लस दिन भर में जो तूने बिजनेस करा, जितने लोगों की कटिंग बनाई या जितने लोगों का तूने जो वॉटेवर जो काम किया, उसका 60% तेरा रहेगा, 40% ओनर का रहेगा। अब यहाँ पे ये लोग मोटिवेटेडली आपसे प्यार से काम करते हैं, आपसे रिलेशन बना के चलते हैं, कस्टमर को बहुत सेटिस्फाई करते हैं। इनको पता है कि वॉटेवर हम लोग अर्न करेंगे उसका 60% किसका है, हमारा, और 40% किसका है, ओनर का। चीज समझ में आ रही है? तो ऐसा प्रॉफिट शेयरिंग अपने आप में बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। यस, तो प्रॉफिट शेयरिंग अपने आप में बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। सर को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन अपन पढ़ चुके हैं। अगेन स्टॉक ऑप्शन का मतलब है कंपनी आपको कंपनी के अंदर इक्विटी देती है। इक्विटी का मतलब क्या, कंपनी के शेयर्स देती है। चलो आपने ये काम कर दिया, आपने इस क्लाइंट को कन्वर्ट कर दिया, तो हम आपको मैनेजमेंट और पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट या शेयर इन प्रॉफिट, आया समझ में कि नहीं है, इसको देती है एम्प्लॉइज को। तो क्या सर इसके अंदर एम्प्लॉइज बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, बहुत ईमानदारी से, क्योंकि कंपनी को पता है, एम्प्लॉइज को पता है कि इस साल मुझे बोनस में, जैसे अगर मैं बात करूं रिलायंस के एम्प्लॉइज को पता है कि इस साल मुझे बोनस में रिलायंस के 20 शेयर मिलने वाले। अब उस 20 शेयर की अगर बात कर लो, अभी मार्केट प्राइस चल रही है 2,000, मतलब बोनस में उसको कितने रुपए मिलने वाले हैं, 40,000। लेकिन वो कंपनी के लिए सोचता है अगर मैं अच्छे से काम करूंगा, कंपनी की रेपुटेशन बनी रहेगी, तो ऑटोमेटिकली 2,000 का शेयर कितने का हो जाएगा, 3,000। तो उसके पास जो उसकी वेल्थ हो गई वो क्या हो बढ़ गई। तो इसको बोलते हैं को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन। अगर आता है बोनस, तो सर बोनस आपका दिवाली पे होता है या आपने कोई टारगेट अचीव कर दिया। बहुत बार आपको बोलते हैं कि आप जैसे एग्जांपल बताऊं, इस पे बहुत अच्छा होता है एग्जांपल के लिए, एलआईसी में तो क्या होता है, एलआईसी में हर साल एक एमडीआरटी प्रोग्राम होता है। अब इस एमडीआरटी प्रोग्राम का मतलब, अगर आपने इस साल एलआईसी को 10 लाख रुपीस का इंश्योरेंस प्रीमियम लाके दे, तो अगर ऐसे बहुत लोग करते हैं, इंदौर से बहुत लोग अचीव कर लेते हैं इसको, तो आपको उसी साल 10 लाख रुपीस का जो आपने प्रीमियम ला दिया है, नॉर्मली 6-7 लाख का प्रीमियम तो हर कोई ले आता है, बट अगर 10 लाख प्लस का प्रीमियम आ गया, तो आपको 2 लाख रुपए स्ट्रेट बोनस प्लस पूरी फैमिली के साथ यूएस/यूरोप की ट्रिप। और ये हर साल रहता है, मतलब कुछ अच्छे स्टूडेंट है जिनके पेरेंट्स हर साल जाते हैं इसके थ्रू, एमडीआरटी के थ्रू। मतलब बहुत स्किलर बोल दिया कि 10 लाख रुपए का प्रीमियम ले आओ, 2 लाख रुपए नगद लो, और यूएस और यूरोप की ट्रिप। अब इंसान को क्या होता है, दिमाग रहता है, उसकी बीवी उसको बोल देती है पिछले साल यूरोप चले थे, इस बार प्रीमियम करा कि नहीं करा, इस बार यूएस जाने का प्लान है। तो इनडायरेक्टली फैमिली को भी जोड़ लेते हैं आपके बोनस, ताकि आपकी इच्छा ना भी हो काम करने की, तो भी आपकी फैमिली बोले भाई एमडीआरटी बनना है, तो इससे क्या होगा, आपको बोनस मिलेगा लंबा। सर अगली बात आती है कमीशन। भाई जो आप काम कर रहे हो उस पर आपको एक परसेंटेज बेस पे क्या मिल जाती है, कमीशन, कि 5% ऑफ नेट सेल्स या 10% ऑफ नेट सेल्स। सर बहुत बार क्या होता है, जैसे कोई क्लाइंट का ऑर्डर रहता है, तो क्लाइंट का समझो 2 करोड़ का क्लाइंट है, तो बोलते हैं इस क्लाइंट को पूरा सेटिस्फाई करके चलना है, इसके 2 करोड़ में से 5% तेरा रहेगा। अब 2 करोड़ का 5% इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूं, तो 10 लाख रुपए हो जाते हैं। तो इस बेस पे कमीशन मिलती है, ठीक है ना। छोटी मोटी शॉप देखोगे ना, तो मैंने बहुत बार ये इस पे शॉप देखा, किस पे, मेरे अंकल की शू शॉप, उसमें बताऊं करते क्या है, बोलते हैं वही कमीशन, बोले जितनी जोड़ी जूता बेचा पर जोड़ी जूते पे 50 रुपए की कमीशन, मतलब आज दिन भर में तूने जितने जूते बेचे उसको 50 रुपए से मल्टीप्लाई करना, रात को मुझसे अलग से कमीशन लेके जाना। अब क्योंकि इनको पता है कि सैलरी के ऊपर ये कमीशन मिलने वाली है,
तो क्या ये कस्टमर को बहुत अच्छे से काम करते हैं? क्या दिन भर बहुत फ्रेश रहते हैं? हाँ, क्योंकि सर कमीशन का पार्ट है। अब यहाँ पे रहता है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विथ वेज इंसेंटिव्स। अभी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझना पड़ेगा। सर एग्जाम्पल कैसे समझाओगे? बोला भाई आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी है? एग्जाम्पल, अगर आज तूने 100 यूनिट्स बनाई तो तेरे को एट द रेट ₹5 पर यूनिट का बोनस मिले। अब अगर तूने 120 यूनिट बनाई तो तेरे को एट द रेट ₹6 का बोनस मिले। अब इसका लॉजिक क्या हुआ? यहाँ मैं बोलूं 100 से ऊपर बनाई, मतलब तूने 101 यूनिट बनाई, तो एट द रेट कितने का बोनस मिलेगा? ₹6 के साथ। मतलब 100 या 100 के अंदर अंदर कितना? 5। मतलब बेचारा एक एम्प्लॉय अगर 100 यूनिट बना रहा है तो उसका बोनस कितना हो गया? 500। और कोई एम्प्लॉय अगर 101 यूनिट बना रहा है तो उसका बोनस कितना हो गया? 606। सिर्फ एक यूनिट बनाने के चक्कर में उसका बोनस कितना बढ़ गया? ₹106। कैसे बढ़ गया? ये वो बोलते भाई सीधी बात है, अगर आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, प्रोडक्टिविटी अच्छी है इसका मतलब क्या? तो दिन भर में अगर 100 यूनिट काम कर रहा है तो सिर्फ ₹5 मिलेंगे। अगर तू 100 से ऊपर का काम कर रहा है तो कितने मिलेंगे? ₹6। तो यहाँ पे उन्होंने ये बात बोल दी, अगर तुम अच्छी प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर रहे हो तो जो इंसेंटिव है बहुत क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। क्या कभी कभी बोल देते हैं कि इसी काम को बोले टास्क ओरिएंटेड, कि इस काम को आप कितना फास्ट कर सकते हो, ठीक है ना? अगला है तुम्हारे पास रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट्स का मतलब क्या होता है? पेंशन हो गई, प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेचुइटी हो गई, ये सब चीजें बहुत बेनिफिट होती है। आज भी बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे सैलरीड एम्प्लॉय को देख के बहुत बार बोलते हैं इनका तो मस्त है, इनको जॉब के बाद भी पेंशन आती रहती है। तो ये भी एक प्रकार का बेनिफिट होता है कि आपको सिक्योरिटी रहती है कि आपके जॉब के बाद आपको पेंशन आती रहेगी। नेक्स्ट क्या है? ये बढ़िया होते हैं पर्क्स, फ्रिंज बेनिफिट्स, परक्यूसिट्स। ये जो नए नए एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए बहुत मदद है। इवन बात है बहुत, सर पर्क्स का मतलब क्या? पर्क्स का मतलब ये होता है कि हर महीने 2 पीवीआर के टिकट्स मिल जाना, 3 5 स्टार होटल्स की कूपन मिल जाना 5-5 हजार रुपए के, 4 हॉलीडेज मिल जाना। आपका देखो क्या बोला है, मेडिकल फैसिलिटी फ्री हो जाना, कि आप जो भी मेडिकल आपको लग रहा है आप सब बिल लगाओ कंपनी से। फ्री एजुकेशन, मतलब आपके बच्चों की पूरी क्या हो जाएगी? फ्री एजुकेशन। कंपनी की तरफ से क्या मिल जाना? घर मिल जाना। तो क्या सर ये फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं? हाँ। तो लोगों को क्या होता है ना, जैसे अगर मेरा भाई है वो यहाँ पे जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, तो उसको बढ़िया हर महीने का 15,000 रुपए का तो इस बात का बिल क्लेम करता है कि मैं इस बार इस होटल में गया, इसमें कहते हैं यहाँ पे हमारे फैमिली वालों ने ये खर्चा करा, ये मेडिकल के बिल लगाए, वो मेडिकल के बिल लगा दिए। तो क्या सर इसके थ्रू ये भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है कि एम्प्लॉयज का। हाँ। सर ये सारे कौन से बेनिफिट्स हो गए? मॉनिटरी। अब प्यार से कैसे काम करोगे? किसी से काम कराना है, सैलरी देने की, उसको क्या दे दो? स्टेटस। अगर आपको एक एम्प्लॉय से काम कराना है तो उसको क्या दे दो? स्टेटस। मतलब उसको क्या दे दो? प्रमोशन। क्या दे दो? सर सेकंड चीज क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। सेकंड चीज क्या होती है तुम्हारे पास? ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। अब ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का मतलब ही क्या होता है कि अगर मैं बात करूं, अच्छा क्लाइमेट है, लोग बैठे हुए हैं और एक अच्छा टीम वर्क के साथ क्लाइमेट हो रहा है, तो यहाँ पे इसका हो गया ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। देन थर्ड वन इज व्हाट? करियर एडवांसमेंट। अब करियर एडवांसमेंट का मतलब ही क्या हो गया? अगर मैं लेके चलूं तो आपको पता है कि इस कंपनी में ना आगे तक पहुंचने के बहुत चांस, जैसे बहुत सारे लोग बताऊं, जेपी मॉर्गन या डिलॉयट या ई&वाई, ऐसी कंपनियां क्यों ज्वाइन करते हैं? क्योंकि इनको पता है कि अभी कंपनी कितनी भी सैलरी दे, 2 या 3 साल अगर आप कंपनी में ढंग से टिक गए तो सीधे आपको कंपनी यूएस भेज, सीधे कंपनी आपको पूरे पूरा ब्रांच मैनेजर बना देती है, अलग अलग ब्रांचेस का, सीधे आपको क्लाइंट आपके हाथ में दे देती है। तो ये कुछ ऐसी कंपनीज है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है वैसे, लेकिन लोगों को लगता है इस कंपनी में ना करियर एडवांसमेंट अच्छा है। मतलब इनिशियली आपको सैलरी भले कम देंगे, लेकिन अगर आपने 3-4 साल काम कर लिया, ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आ गया या इतने टारगेट अचीव कर लिया, तो कंपनी सीधे आपको प्रमोशन देके यूएस भेज देगी, यूके भेज देगी, ठीक है ना? अब जॉब एनरिचमेंट, असाइनमेंट ऑफ अ चैलेंजिंग जॉब। बताऊं, बहुत बार एम्प्लॉय का एफिशिएंटली काम ना करने का रीजन होता है कोई चैलेंजिंग जॉब ही नहीं है, वही काम है रोज का, ऐसा करो, यही काम करना है। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं होता है, तो बेचारे ये लैक ऑफ मोटिवेशन में क्यों होते हैं? आपके ना किसी बैंक मैनेजर की शक्ल बहुत खुशी वाली नहीं दिखती, उसकी सैलरी होती है 1.75 lakhs विदाउट एनी टैक्स, टैक्स को मिला दे तो 2-2.25 लाख होती है। उस बैंक मैनेजर की या बैंक में काम करने वाले लोगों की वो देखो, शक्ल देखो, पूरी मतलब ठीक है, रेगुलर का काम है, वही अकाउंट ओपन कराने हैं, वही लोगों को कैश देना है, तो उनको कोई चैलेंजिंग जॉब नहीं मिलती। तो क्या सर उससे भी
आपकी मोटिवेशन को इफेक्ट पड़ता है कि यस, अगर आप चैलेंजिंग जॉब देते हो, कोई टास्क ओरिएंटेड जॉब देते हो, कोई ऑटोनॉमी देते हो, ऑटोनॉमी मतलब क्या, जैसे करना हो कर ले। अब वही प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लोगों को देखोगे ना, तो वो थोड़े मोटिवेटेड होते हैं। क्यों? उनको सैलरी तो मिलती है, लेकिन उनको चैलेंजिंग जॉब भी मिलती है। इतने क्लाइंट चाहिए, इसके अंदर इतनी चीज आनी चाहिए, इतनी ओपनिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या गया, जॉब एनरिचमेंट। और अगला पार्ट है एम्प्लॉइज रिकग्निशन। अब इसका मतलब क्या हो गया एम्प्लॉइज रिकग्निशन का? तो एम्प्लॉय रिकग्निशन का जो बेसिक मतलब है, बेचारा एम्प्लॉय काम करे जा रहा है, करे जा रहा है, उसको कोई रिकग्नाइज ही नहीं कर रहा है, उसके वर्क को, उसकी एफिशिएंसी को। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को जब रिकग्निशन मिलता है कि यस, देखो उसका क्या होता है, ईगो सेटिस्फेक्शन। आज एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, एक बच्चा बहुत अच्छे से कॉपी मेंटेन कर रहा है, सारे टेस्ट दे रहा है, सारे टेस्ट में मार्क्स भी आ रहे हैं, लेकिन टीचर ने कभी तो उसका नाम क्लास में लिया ही नहीं। वो अंदर से जला हुआ रहता है, मैं सारा रोज भी आता हूँ और काम भी करता हूँ, और एक बार भी सर ने मेरा नाम नहीं लिया कि मैं भी पढ़ता हूँ, सिर्फ उसका ही नाम लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है, आपको रिकग्निशन नहीं मिलता है, तो आपका डिमोटिवेट होता है। आप नेक्स्ट चल यार मैं क्या करूँ, कोई देखता तो है नहीं, कोई बोलता तो है नहीं। तो यहाँ पे एम्प्लॉय को रिकग्नाइज करना भी क्या है, जरूरी। द नेक्स्ट इज जॉब सिक्योरिटी, वो हम पढ़ चुके हैं पहले। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, इसका मतलब आप एम्प्लॉय को ना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, जब आप एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लेते हो ना, या उसके साथ मिलके नया प्लान बनाते हो, अगर न्यू प्लान आप एम्प्लॉयज के साथ मिला के काम कर रहे हो, या आप